अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन को लेकर आज भी रक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक। तीनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर्स के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव ने किया सरकार से 20 सवाल। अग्निपथ योजना को वापस लेने की कर रहे मांग। अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों से ईस्ट सेंट्रल कर्मचारी यूनियन की अपील। रेल संपत्ति का नुकसान करना जायज नहीं। बीजेपी जेडीयू के बीच उत्पन्न विवाद पर हम की मांग। प्रधान महासचिव का बयान। एनडीए में अविलंब बनाई जाए कोऑर्डिनेशन कमेटी। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। कार सवार 5 लोगों में 4 की मौत, 1 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत का ये नेशनल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रबंधन टीम की पहली बैठक आज है। बड़ी खबर, बीजेपी की प्रबंधन टीम की पहली बैठक आज है। बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने हैं और ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा इस बैठक में संभव है। आपको बता दें, बीजेपी की प्रबंधन टीम की यह पहली बैठक है जो आज है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। ये बैठक आयोजित की गई है, बीजेपी के प्रबंधन टीम की पहली बैठक, और ये 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। 18 जुलाई को मतदान होंगे और 21 को नतीजे आएंगे और ऐसे में इस बैठक को लेकर सबकी नजरें बीजेपी की प्रबंधन टीम की पहली बैठक आज। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा संभव है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद इस बैठक में। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने हैं और ऐसे में इस बैठक को लेकर निगाहें सबकी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का नेतृत्व करेंगे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक है और इस बैठक में बीजेपी के कई कद्दावर नेता, आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में यह बैठक है, अहम बैठक है ये। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक है। बीजेपी की प्रबंधन टीम की पहली बैठक आज आपको बता दें, ये बैठक दिल्ली में है और इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जाएंगे। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें, 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होने हैं और ऐसे में आपको बता दें, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इस बैठक को बुलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बीजेपी की प्रबंधन टीम की यह पहली बैठक है जो कि आज दिल्ली में बुलाई गई है। आपको बता दें, इस बैठक पर निगाहें सबकी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रबंधन टीम की पहली बैठक आज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाएं होंगी, रणनीतियों पर चर्चा बनेगी। देश का नया राष्ट्रपति चुनने के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद राष्ट्र के अगले प्रथम नागरिक के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद एनडीए का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है। लिहाजा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की मैनेजमेंट टीम की आज अहम बैठक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की यह बैठक दोपहर 12 बजे से ही शुरू है और आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनेजमेंट टीम के साथ बैठक करेंगे। यह अहम बैठक जेपी नड्डा के आवास पर होगी। बीजेपी 14 सदस्यीय इस टीम के संयोजक की जिम्मेदारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सीटी रवि को सह संयोजक बनाया गया। इस मैनेजमेंट टीम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर भारती पवार को भी जगह दी गई है।
चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक है, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक है दिल्ली में, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना प्रमुख और वरिष्ठ कमांडर्स के साथ यह बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, सेना प्रमुख और वरिष्ठ कमांडर्स के साथ यह बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री के आवास पर सुबह 10:15 बजे से यह बैठक शुरू है। रक्षा मंत्री खुद इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में अग्निपथ योजना पर समीक्षा की जा रही है। ये वो अग्निपथ स्कीम है जिसको लेकर विरोध जारी है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह बैठक है दिल्ली में। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक कर रहे हैं। सेना प्रमुख और वरिष्ठ कमांडर्स के साथ हो रही है बैठक। रक्षा मंत्री के आवास पर सुबह 10:15 बजे से यह बैठक शुरू है। बैठक में अग्निपथ स्कीम पर की जा रही है समीक्षा। बड़ी खबर दिल्ली से। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद तमाम जानकारी इस बैठक को लेकर दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह बैठक है। सेना प्रमुख और वरिष्ठ कमांडर्स के साथ यह बैठक हो रही है। तो आपको बता दें इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसके बाद तमाम जानकारी जो है वो दी जाएगी। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। यह बड़ी खबर भी राजधानी दिल्ली से। अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल जारी कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल किया जारी। 4 साल की सेवा के दौरान वायुसेना की ओर से मिलेंगी कई सुविधाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्थायी वायु सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं के समान मिलेंगी सुविधा। बड़ी जानकारी है, जो स्थायी वायु सैनिक है उनके समान ही सुविधाएं उन तमाम जो सेना के जवान होंगे उनको भी दी जाएगी, जो वायु सैनिक होंगे। 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में लिया जाएगा और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बड़ी खबर, अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल जारी कर दिया है। अग्निवीरों के भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल किया जारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आपको बता दें ये बड़ी खबर दिल्ली से। 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में लिया जाएगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर, अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल जारी किया है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को, जिनकी मृत्यु होगी उनके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अग्निवीरों के भर्ती के लिए ये डिटेल जारी कर दिया है वायुसेना ने। 4 साल की सेवा के दौरान वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं मिलेंगी वायु सैनिकों को। स्थायी वायु सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं को समान मिलेंगी सुविधाएं। इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करेंगे। लाइव चैट पर जुड़ी हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान। शर्मिला, वायुसेना ने डिटेल जारी कर दिया है और ऐसे में तमाम सुविधाएं देने की बातें चल रही हैं, क्या कुछ सुविधाएं? बिल्कुल, इसको लेकर एक डिटेल जारी कर दिया गया है एयरफोर्स की तरफ से और वह तमाम जितनी भी बिंदु हैं उस बिंदु को लेकर जानकारी दी गई है एयरफोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और आपको बता दें कि लगातार इस चीज़ को लेकर संशय था कि क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और सुविधाएं मिलेंगी तो क्या वो स्थायी रहेंगी, अस्थायी रहेगी, तमाम चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन था। अब जो डिपार्टमेंट है यानी अलग अलग सेना की बात कर ले, थल सेना की बात कर ले, वायुसेना की बात कर ले, तो सब अब धीरे धीरे इन कंफ्यूजनों को दूर करने में लगे हैं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। ऐसे में वायुसेना की बात कर ले तो 3,500 जो भर्तियां हैं वो वायुसेना में होने वाली है और अब इसको लेकर एक डिटेल जारी कर दिया गया है वायुसेना की ओर से। साफ तौर पर इस डिटेल में यह है कि 4 साल तक जो काम करेंगे, जो सेवा देंगे, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। जब वो रिटायर हो जाएंगे यानी कि जो 25% रहेंगे उन्हें रेगुलर कैडर में ले लिया जाएगा। उसके बाद जो 70% होंगे उन्हें अग्निवीर का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन जब 4 साल तक वो सेवा करेंगे, उस सेवा के दौरान उन्हें कई सारी सुविधाएं मिलेंगी और ये जो सुविधाएं हैं वो स्थायी जो वहां पर काम कर रहे हैं जो वायु सैनिक हैं
उनके समानांतर में ये सेवा दी जाएगी। ये एक अच्छी बात है। ऐसे में आपको बता दें कि कई ऐसी चीजें हैं जो प्रमुखता जिस पर ध्यान दिया गया है, वो चीजें हम बता देते हैं। एक लिस्ट जारी की गई है, तमाम डिटेल्स है वो वायुसेना ने जारी किया है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि उन्हें, यानी कि जो अग्निवीर होंगे, उनकी जो सैलरी है उसके साथ हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा, उन्हें ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। और यदि जो काम कर रहे हैं, यानी अग्निवीर 4 साल तक काम कर रहे हैं और उसके दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 4 साल के दौरान उनकी मृत्यु होती है, तो उनके परिवार वालों को करीब 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये सारी घोषणाएं भी की गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और ये भी बता दें कि इसके अलावा साल में 30 दिन की, एक साल में 30 दिन की छुट्टी अग्निवीर को दी जाएगी। तो जितनी भी सुविधाएं हैं वो 4 साल के दरमियान जो काम करेंगे उन्हें दी जाएगी। इसी के साथ बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र किया गया है अग्निवीरों को। जी लाइफ इंश्योरेंस को लेकर बातें चल रही हैं कि जो उसमें काम करेंगे उनके लाइफ इंश्योरेंस किया कराया जाएगा। कैंटीन की जो सुविधाएं मिलती थी वो भी मिलेंगी। उसी का जिक्र आपको किया ऋतिक कि जो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस होगा वो उनके परिवार वालों को, यदि 4 साल के अंदर यानी वो काम कर रहे हैं और इस दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस का जो पैसा यानी करीब 1 करोड़ रुपए उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। ये इसका जिक्र भी किया गया है। उसी के तहत आपको ये भी बता दें कि CSD कैंटीन की सुविधा मिलेगी और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो लगातार जो अग्निवीर हैं उन्हें दिया जाएगा। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें रेगुलर कैडर दिया जाएगा। जो 25% अग्निवीर होंगे और उन्हें परफॉर्मेंस के अनुसार उन्हें रेगुलर कैडर में रखा जाएगा। और जो 70% होंगे उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारे जो रास्ते हैं वो खुले होंगे। ऋतिक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला चौहान इस खबर पर लाइव चैट हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो शर्मिला चौहान लाइव जुड़कर हमसे इस खबर पर अधिक जानकारी साझा कर रही थी। तो आपको बता दी तमाम सुविधाएं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया है, वो तमाम वायु सैनिकों को उतनी सुविधाएं मिलेंगी। चलिए तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है अग्निवीरों के लिए। 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में ले लिया जाएगा। आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। अग्निवीरों के भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल जारी कर दिया है। चलिए एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही। प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव ने सरकार से 20 सवाल किए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव ने सरकार से 20 सवाल किए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। क्या सेना के मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? यह सवाल है तेजस्वी यादव का। क्या सेना के मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? देश में 70% युवा नौकरी को लेकर तनाव में है और इस बारे में क्या सरकार हस्तक्षेप करे? यह सवाल है कुछ तेजस्वी यादव के। बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, उनके कुछ प्रमुख सवाल हैं, 20 सवाल जो उन्होंने सरकार से दागे। बेरोजगारी को लेकर सरकार क्यों नहीं करती है विचार? तेजस्वी यादव का यह भी सवाल है। आखिर बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार कोई काम क्यों नहीं कर रही? 10 लाख से अधिक पद केंद्र सरकार में रिक्त हैं, यह भी तेजस्वी यादव ने कहा है। 10 लाख से अधिक पद केंद्र में रिक्त। बिहार में जब हम लोगों ने 10 लाख का मुद्दा उठाया था, 10 लाख रोजगार देने का, तब इन्होंने कहा था कि वो 20 लाख रोजगार देंगे। अब तक बिहार में भी किसी को रोजगार नहीं मिला। तो ये सरकार को बताना चाहिए 15-15 लाख के अच्छे दिन जो है वो कब आएंगे। तो हमको लगता है कि महत्वपूर्ण विषय है जहां पूरे देश के लोग, खास तौर पे नौजवान, परेशान हैं, निराश हैं, आक्रोश है और हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से कि इसको जो है वापस लिया जाए। और अग्निपथ योजना को लेकर समस्तीपुर में हुए जमकर बवाल के बाद जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। बता दें यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जिले के अंदर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता कैसर ने। को लेकर जिस तरह समस्तीपुर के अंदर बवाल हुआ था, उसके बाद से समस्तीपुर के अंदर जो है कि समस्तीपुर की बात करें, समस्तीपुर शहर हो या समस्तीपुर का रेलवे स्टेशन, जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लगातार जो है कि सुरक्षा व्यवस्था में आप देख सकते हैं समस्तीपुर की ये तस्वीर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली, जिस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था और उसके बाद से जमकर यहां तोड़फोड़ की गई थी। रेलवे स्टेशन पे तोड़फोड़ की गई, आग लगा दिए गए थे ट्रेनों के अंदर। उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार दूसरे दिन की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ की दूसरी बात बताया कि धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवाएं बंद है और उसके बाद से 35 ट्रेन एक्सप्रेस रद्द है और 86
ट्रेन जो है पैसेंजर उसको भी रद्द कर लिया गया है। कहीं ना कहीं रेलवे ने इसका फैसला लिया और लगातार जो है कि आंदोलन को देखते हुए आगे की रणनीति को तैयारी में रेलवे जुटी हुई है। अग्निपथ के विरोध में रेल संपत्ति की बड़े पैमाने पर हुई क्षति से चिंतित रेलवे ने छात्रों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की है। ईस्ट सेंट्रल कर्मचारी यूनियन के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार ने बयान जारी कर छात्रों से मार्मिक अपील की है और कहा है कि सरकार उनकी समस्या का निदान ढूंढ रही है। कर्मचारी संघ नेताओं ने कहा है कि रेलवे की संपत्ति का नुकसान राष्ट्र की क्षति है। ऐसे में आंदोलन कर रेल संपत्ति का नुकसान करना किसी भी दृष्टि से जायज नहीं है। भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, ये राष्ट्र की संपत्ति है और जितने भी नुकसान हो रहा है भारतीय रेल की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। आप लोग से अपील है, आप लोग शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में धरना प्रदर्शन करें। ये भारत की संपत्ति है। आप जितनी भी मांगे रखेंगे सरकार इस पर अमल कर रही है। आप देश के हित में अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं और यह संपत्ति भारत की संपत्ति आपकी संपत्ति है, यह राष्ट्र की संपत्ति है और इस पर विचार करने वाली बात है। भारत सरकार जो है इस पर विचार कर रही है। और बीजेपी जेडीयू के बीच उत्पन्न विवाद पर हम की मांग है। आपको बता दें, हम के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जेडीयू के बीच उत्पन्न विवाद पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की मांग आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, हम के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान का बयान सामने आया है। एनडीए में अविलंब बनाई जाए कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये प्रधान महासचिव, हम के प्रधान महासचिव हैं दानिश रिजवान, उनका बयान है। हर महीने बैठक करने से नेता रखेंगे अपने विचार। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की हमने मांग की है। एनडीए में अविलंब बनाई जाए कोऑर्डिनेशन कमेटी। फिलहाल जो माहौल है वो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है, ऐसा कहना है हम के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान का। तो बीजेपी जेडीयू के बीच उत्पन्न विवाद पर हम की मांग सामने आ गई है। देखिए, एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है और दूसरी तरफ सरकार के कामकाज पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इससे विवाद उत्पन्न होगा। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमेशा से इस बात को कहती आई है कि अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। कम से कम हर महीने नेता एक साथ बैठेंगे तो जिनके दिल में जो बात है उस बैठक में निकलेगी तो। लेकिन जिस तरीके का माहौल लगातार एनडीए के भीतर बन रहा है वो राज्य की सरकार के लिए भी और गठबंधन के लिए भी कहीं से ठीक नहीं है। नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित क्राइम ब्रांच के इंटर स्टेट कार्यालय के बाहर से पटना पुलिस को धक्का देकर भागे अरबपति शराब माफिया कमल सिंह को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। कमल सिंह की गिरफ्तारी हरियाणा के रोहतक से दिल्ली क्राइम ब्रांच और टीओपी थाना की संयुक्त कार्रवाई से हुई। पीएमसीएस टीओपी थाने के प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हालांकि शराब माफिया को बिहार लाने के लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेना होगा। आजमगढ़ जिले में बीजेपी के प्रत्याशी भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का चुनाव प्रचार करने पहुंचे। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। सांसद ने प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के पक्ष में रोड शो कर जनता से सहयोग मांगा, वोट की अपील की। रवि किशन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विपक्षी पार्टियों ने आजमगढ़ को जात, बिरादरी और समाज के नाम पर छलने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिनेश लाल यादव और निरहुआ को मौका दे। वहीं अग्निपथ के मुद्दे पर बोलते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि देश के नौजवान विपक्षियों के बहकावे में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी, इसीलिए आज समस्त मीडिया के सामने हाथ जोड़ करके अपने छोटे भाई के लिए एक मौका मांगना चाह रहा हूं। आज तक आप लोगों ने मौका नहीं दिया, एक मौका आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। ये सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये जो आगजनी हो रही है कोई फौजी लड़का नहीं करेगा। जो विद्यार्थी है या जो फौज के लिए तैयारी कर रहा है वो कभी देश के ट्रेन को नहीं फूकेगा। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। बड़ी खबर, उन्नाव से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क दुर्घटना घटी है। एक्सप्रेस वे पर कंटेनर और कार की आमने सामने टक्कर हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, और इस घटना में कार में सवार 5 लोगों में से 4 की जान जा चुकी है, 4 की मौत हुई है और इस घटना में एक जख्मी। यूपीडा की टीम ने घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। तो शादी समारोह में शामिल होने जयपुर से सीवान जा रहे थे ये सभी। आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए उन्नाव से हमारे साथ सहयोगी संकल्प दीक्षित फोन लाइन पे जुड़े हैं। संकल्प,
इस पूरे मामले में अपडेट खबर आपसे जानना चाहेंगे जो भीषण सड़क हादसा उन्नाव में घटा है। संकल्प आवाज आ रही है आप तक? संकल्प सुन पा रहे हैं आप हमें? एंकर कौन है भैया? संकल्प आवाज आ रही है आप तक? जी, उन्नाव में जो ये हादसा उसमें घटा है, इस पूरे हादसे में आप जो फिलहाल की जो मौजूदा अपडेट है वो आपसे जानना चाहेंगे संकल्प। जौनपुर में अग्निपथ योजना को लेकर सिकरारा और बदलापुर में बवाल के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर यूपी पुलिस के साथ आरपीएफ जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। मौके पर जौनपुर के एसपी देहात शैलेंद्र कुमार समेत आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। अनरेस्ट चल रहा था अग्निपथ योजना के संबंध में, उसी कड़ी में आज मड़ियाहू में एक कॉल थी कि यहाँ लोग आ सकते हैं, आकर के यहाँ शांति व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। कल से ही इसमें काम चल रहा था, रात में भी कार्रवाई हुई है और जो भी इसमें संदिग्ध लोग थे, जो लोग कॉल में शामिल थे या जो लोग उसको प्रेरित कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे आने के लिए, उन सबको पुलिस ने अपने हिरासत में रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और आज यहाँ सेक्टर बना करके और पूरे मड़ियाहू क्षेत्र में जितने एंट्री पॉइंट्स हैं। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कोर्ट के आदेश पर आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार है। मामले में एसओ ने कहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें, पीड़िता के साथ 3 दिन पहले यह घटना हुई जब वो एक समारोह में गई थी। पत्नी थी और क्या नाम मेरे बच्चे थे। तो उसके बाद 10:30 का टाइम होगा सर। तो क्या नाम इन्होंने फ़ोन लगाया मेरे लिए, बोले कि मेरे साथ ऐसे अगंत काम हुआ। और गांव का सत्यपाल सर मेरे घर पे 10:30 बजे का टाइम 16 तारीख को घर में घुस गया। फिर उसने मुझे खटिया पे दाब लो, पलका पे 2 पलका पड़े रही, एक पलका पे मेरी लली रही, एक पलका पे मैं रही। उसने मुझे दाब लिया सर, मेरे दोनों हाथ दाब ले सर। मोकामा प्रखंड के मराची गांव में 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की गई। अपराधियों ने मृतक के घर से महज चंद दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। चलिए अगली खबर बांदा से। बांदा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस चौकी के आवास विकास इलाके में एक युवक का शव सड़क किनारे पाया गया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो परिजनों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। नाली विवाद के लेके मारा। अमरोहा जनपद के गांव मिलक आदलपुर ताज की रहने वाली भारत माता इंटर कॉलेज की 10वीं की छात्रा नूतन यादव ने यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त करके अपने परिजनों और गुरुजनों का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, अमरोहा के छोटे से गांव आदलपुर राज की रहने वाली नूतन के पिता पेशे से किसान हैं। बेटी के अव्वल करने पर सभी बेहद खुश हैं। मैं भारत माता इंटर कॉलेज में पढ़ी हूँ। तो क्या कहना चाहती हैं, आज आपने टॉप किया है? सर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने टॉप किया है और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि वो भी मेहनत से पढ़ें, वो भी टॉप कर सकते हैं। और अगर वो मन लगा के और अच्छे से पढ़ेंगे, विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, तो उनको ज़्यादा काफ़ी दिनों तक याद भी रहेगा और वो ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे और उससे थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिलती है पढ़ाई में। और इस चीज़ का मैं इसलिए मम्मी पापा को और अपने स्कूल के सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। फिरोजाबाद में जिला कारागार के कैदियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। आपको बता दें, 28 परीक्षार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे और सभी पास हो गए। इंटर में 12 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे और इसमें 11 परीक्षार्थी जो है वो पास हुए। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने सफल अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की बात कही है।
महोबा में पत्नी से परेशान होकर एक पति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का आरोप है कि बीते कुछ दिनों पहले मृतक का उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी पत्नी जबरन 20,000 रुपए लेकर अपने भाई के साथ मायके चली गई। इससे आहत होकर मृतक ब्रजकिशोर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ढलाई का काम करते। घटना क्या हुई उनके साथ? सब कुछ नहीं, वो नियम भी कोई हो गया होगा, जब बातचीत जो कुछ तगड़ी होगी उसको नहीं बर्दाश्त हो पाई। हाँ, सब बेचारा। कितने बजे की घटना है जी? 10:30 बजे की। अच्छा, तो लड़की को सूचना दी गई? जी, लड़की को सूचना दी गई, जो मतलब उनकी पत्नी है उनको? हाँ, दे दी थी रात के। आई वो अभी? हाँ, नहीं आई है। शादी कब हुई थी? ये अभी हुई थी जी, नौडोगन में, जीवापली की नौडोगन में। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में इंटर के छात्र का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि इंटर में फेल होने के बाद छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। आपको बता दें, मौके पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल खबरों के सफर में आप मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।